गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं साड़ी पढ़ाने जा रहा हूँ। आव्यूह से संबंधित जितनी भी चीजें थी लगभग मैंने सबको बता दिया, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो आप हमको बताइए। मैं प्रयास करूंगा दूर करने का, लेकिन आव्यूह समाप्त होगा। अब सारणिक में आते हैं। पहले तो आप जानिए कि सारणिक की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है। सारणिक की संकल्पना बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा दो चर राशि के रेखीय समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना। अगर उसी दो समीकरण को हम तीन समीकरण में बदल दें, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 0, a3x b3y c3 इक्वल टू 0, और आप इनमें से किसी दो को वज्र गुणन से हल करके जो xy का मान प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले दूसरे को हल करने का प्रयास किया, या हम दूसरे तीसरे को हल करने का प्रयास करते हैं दूसरे तीसरे को, तो हम क्या लिखेंगे, x बटे b2 b3 c2 c3, y बटे c2 c3 a2 a3, एक बटे a2 a3 b2 b3। ये आप पढ़े हैं, इसको आपको अच्छे से जानकारी है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, b2 c3 माइनस b3 c2। अगर हम थोड़ा सा माइनस को कॉमन कर लें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस वाई अपान, देखो इस क्रम के बजाय अब ये क्रम बन गया, यानी a2 c3 माइनस a3 c2 बन गया ये, और एक बटे a2 b3 माइनस a3 b2। यहां से x का मान निकालेंगे, आएगा कितना, b2 c3 माइनस b3 c2 अपान a2 b3 माइनस a3 b2। अब ये y का मान जब आप निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस a2 c3 माइनस a3 c2 अपान a2 b3 माइनस a3 b2। और ये x और y का जो मान प्राप्त हमने किया, इसे यदि हम समीकरण नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें और इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, a1 ब्रैकेट में x का मान b2 c3 माइनस b3 c2 अपान a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा माइनस के नाते, b1 a2 c3 माइनस a3 c2 अपान a2 b3 माइनस a3 b2 एंड प्लस c1 इक्वल टू 0। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक व्यंजक मिलेगा a1 b2 c3 माइनस b3 c2, b1 a2 c3 माइनस a3 c2 एंड प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2 इक्वल टू 0।
अब इसी को एक क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। देखिए, इस लास्ट व्यंजक को हम एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। बंद कर दिया। अब हम अपनी व्यवस्था के अनुसार जब इसे हल करेंगे तो यही मिलेगी लाइन जो हमने लिखा है। और इसी व्यवस्था को, इस सिस्टम को हम कहते हैं सारणिक। यानी किसी भी रेखीय समीकरणों में चर राशियों के विलोपन से उनके गुणांकों में जो संबंध प्राप्त होता है, यदि उसे हम इस प्रकार की व्यवस्था में लिखें तो इसे हम सारणिक का नाम देते हैं। ये सारणिक है। दो, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसे दो लाइन के बीच में लिख दिया जाता है। ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, इसे हम सारणिक का अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। और इसे या तो इस सिंबल से या तो किसी विशेष अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है। तो ये है सारणिक का कॉन्सेप्ट कि सारणिक का जन्म कैसे हुआ, क्या संकल्पना रही इसकी, क्यों बनाया गया, वो मैंने आपको बताया। अब जब हम और आगे इसके अध्ययन में बढ़ते हैं तो सबसे पहले अब हम आते हैं बच्चों, जिस प्रकार आव्यूह में आपने कोटि पढ़ा था उसी प्रकार यहां भी सारणिक की कोटि होती है। वहां भी पंक्ति और स्तंभ होते थे, यहां भी पंक्ति और स्तंभ होते हैं। अगर हम व्यापक रूप से किसी सारणिक को ऐसे लिखें A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट, ऐसे रहने दीजिए, B11 B12 B13 C11 C12 C13 ऐसे बंद कर देते हैं। तो इनका जो व्यापक है एलिमेंट, उसको हम AIJ बोलते हैं। I पंक्तियों की संख्या है और J स्तंभों की संख्या है। जैसे I का मान 1 और J का मान 1 ले लिया तो क्या बन गया, A11, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। I का मान 1 J का मान आपने 2 ले लिया तो क्या बन गया, A12, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव यहां मिल गया। तो I के मान और J के मान का ये प्रसार है। ये आप इसको N तक लिख सकते हैं। हाँ, एक बात है, आव्यूह के अध्ययन के समय आव्यूह के अध्ययन के समय आपने एक चीज देखा था कि आव्यूह वर्गाकार और आयताकार सब हो सकते हैं, लेकिन सारणी सदैव वर्गाकार ही होती है। इसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। ये डिफरेंट है। सारणिक की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जब आप सारणिक को हल करेंगे तो उसका एक मान प्राप्त होगा, लेकिन आव्यूह हल नहीं होता है। केवल आव्यूह पर संक्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं। जैसे आव्यूह का गुणा है, भाग है, सब पढ़े हैं आप। तो आइए और आगे चलते हैं। अब जब हम हल करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हल करने की कैसे हल करेंगे, इसे कहते हैं सारणिक का प्रसार करना। सारणिक का प्रसार, प्रसार
एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। बच्चों, अगर हमने लिखा A11, A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12, C13। मान लीजिए हमने कोई ऐसे डिटर्मिनेंट्स लिखा, तो प्रसार की क्रिया में आप किसी भी स्तंभ के सापेक्ष अथवा किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, लेकिन एक ही सारणी में एक साथ दोनों अप्लाई नहीं होगा। या तो पंक्ति के सापेक्ष या तो स्तंभ के सापेक्ष, दोनों एक साथ नहीं, स्वतंत्र है, आप जो चाहिए। जैसे मैं इसमें प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर अब आप प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले देखिए, पहली पंक्ति यही है। अब पहला एलिमेंट लेंगे बेटा, A11 ले लिया। अब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ यानी इस अवयव के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ शून्य हो गए। क्या हो गए? शून्य। और इसका जो शेष चार बचे वो हमने लिख लिया, B12, B13, C12, C13। ये देखो मैंने लिखा भाई, ये हमने लिखा, ये 0 और ये 0 मान लेते हैं, हो जाता है, एलिमिनेट हो गया। जो चार बचा लिखो, सिंबल है इसका प्लस माइनस प्लस। अभी हम आगे और स्पष्ट करेंगे। तो माइनस, अब A12 आ गया, ये वाला। A12 का अब स्तंभ शून्य हो गया और ये पंक्ति शून्य हो गई, तो चार एलिमेंट ये बच गए, B11, B13, C11, C13, ये बचा। अब तीसरे नंबर पर आ गया A13। अब ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, अब ये चार बच गए, B11, B12, C11, C12, ये हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए एक क्रम का, जैसे आप बज्रगुणन खंड में करते थे, देखिए ऐसे, यानी A11 ब्रैकेट में इन दोनों का गुणा, B12 गुणे C13 माइनस C12 गुणे B13, A12, फिर यहां भी B11 गुणे C13, फिर C11 गुणे B13 प्लस A13 ब्रैकेट में B11 C12 और फिर C11 B12, ये प्रसार हो गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जो इसका आंसर होगा। अब ये धन ऋण की क्रिया को प्राप्त करने के लिए एक फंडामेंटल है -1 टू दी पावर I प्लस जे। देखिए, ये सबके साथ सबका लगाते चले जाइए। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पता करना हो कि उसका साइन क्या होगा तो इसी में रखो। जैसे आपको अचानक मन कहा कि हाँ इसका साइन क्या होगा, तो अब ये कौन सा पंक्ति है? ये दूसरा पंक्ति है। कौन सा स्तंभ है? ये दूसरा स्तंभ है। तो I की जगह 2 और J की जगह 2 रखोगे तो 2 धन 2 कितना हुआ? 4। और -1 पर 4 घात का मतलब +1, यानी इसका सिंबल प्लस होगा। आपने कहा सर इसका बताइए, तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, यानी I की जगह 2 और J की जगह 3, तो 2 धन 3 कितना? 5। -1 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू -1, यानी वो माइनस हो गया। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, यहां से आसानी से। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये प्रसार की क्रिया थी। अब हम बताते हैं आपको शारीरिक
के उपसारणिक एवं सहखंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही आसान है। उपसारणिक एवं सहखंड, मान लीजिए आपने कोई सारणिक बना लिया A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12, C13, ये सारणी बनाया। आप अब उपसारणिक क्या है? किसी भी सारणी के किसी भी अवयव के सापेक्ष शेष अवयवों से बनने वाली सारणी को उस अवयव की उपसारणी कहते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे अचानक मेरा मन का हमने इस एलिमेंट को लिया, तो इस एलिमेंट को लिया तो प्रसार के अनुसार ये पंक्ति और ये क्या हो गया? शून्य हो गया। अब हमने क्या लिखा? B12, B12 बराबर क्या हुआ? इसका उपसारणी क्या हुआ? ये 4 एलिमेंट बचे हुए हैं, A11, A13, C11, C13। ये इसको हम शॉर्ट में M12 भी लिखते हैं, माइनस ऑफ एलिमेंट 12, ये 12 ये जो लिखा हुआ है, तो ये उपसारणिक है। ये उपसारणिक में चिन्हों का कोई मतलब नहीं होता, किंतु अगर इसी उपसारणिक में हम -1 टू दी पावर I प्लस J, जो मैंने आपको बताया भी, से गुणा कर दे। जैसे ये इसका सिंबल मान लीजिए प्लस है, अगर ये होता तो यहां माइनस होता, ये होता तो प्लस, ये होता तो माइनस, यानी -1 टू दी पावर I प्लस J से अगर गुणा कर दें तो यही उपसारणिक शाखंड में परिवर्तित हो जाएगी। ये शाखंड और उपसारणिक का अंतर है, कभी कभी जरूरत पड़ती है हमारे न्यूमेरिकल में, तो आप इसके अंतर को स्पष्ट समझिए। अगर आप पूछा जाए बताइए भाई इस अवयव की उपसारणिक क्या है, तो आप उस उपसारणिक में चिन्ह नहीं होता, लेकिन पूछा जाए शाखंड क्या है तो आप सिंबल के साथ बताएंगे, चिन्ह के साथ बताएंगे वही चीज, तो वो शाखंड हो जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सारणी क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। उसको कहते हैं सारणी का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। कुल मिलाकर के मुख्यतः 8 प्रॉपर्टी, 8 गुणधर्म हैं इसके। तो बच्चों में इसे एक्सप्लेन करूं, इसे और आगे बढ़ाऊं, मेरा जो टाइम है वीडियो का वो इजाजत नहीं देता। ज्यादा बड़ा हो जाने पर इसकी लोडिंग नहीं हो पाती, अच्छे से आपके पास पहुंच नहीं पाता। तो मैं चाहूंगा कि ये गुणधर्म से पहले आज मैं जो कुछ पढ़ाया हूं आप एक कॉपी पर इसको मेंटेन करें। कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसके प्रसार क्या है, वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उसको आप पढ़ें। कल मैं सारणी के गुणधर्म से स्टार्ट करूंगा और फिर आगे ले चलकर सीधे एक्सरसाइज पर आपको पहुंचाऊंगा। आज मैं यहीं पर रोक देता हूं, ये हमारी अपनी मजबूरी है। मेरा भी मन करता है कि पूरे 40 मिनट का वीडियो बनाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर वो लोड नहीं होता, वो पहुंच नहीं पाता आप तक, समस्या हो जाती है हमारे सामने, इसलिए मैं यहीं रोक देता हूं। धन्यवाद, फिर कल आगे